निकलने में जो ऑर्डियम वल्गेर। तो इसमें देखिए यह रोग भारत में पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में पाया जाता है। बिहार के कुछ भागों में पाया जाता है। बिहार के कुछ भागों में पाया जाता है। अगले सेटिंग डालिए रोग के लक्षण। रोग के लक्षण लक्षणों में लिखिए रोग के लक्षण पादप की बाली के निकलने के दौरान रोग के लक्षण पादप की बाली के निकलने के दौरान दिखाई देते हैं। बाली के निकलने के दौरान दिखाई देते हैं। प्रभावित बालियां काली दिखाई देती है। प्रभावित बालियां काली दिखाई देती है क्योंकि इनके अंडाशय में सघन बीजाणु भरे रहते हैं। अंडाशय में सघन बीजाणु भरे रहते हैं। अगला इसे लिखिए सोरस क्या है, क्या होता है सोरस? कंड बीजाणुधानी का दूसरा नाम हमने क्या लिया था? सोरस या कंड बीजाणुधानी में भरे हुए बीजाणु एक मजबूत चमकदार सफेद झिल्ली से ढके रहते हैं। इस कारण इस रोग को आवृत कंड कहते हैं। आवृत कंड कहते हैं। बीजाणुओं के चारों तरफ उपस्थित इस झिल्ली का निर्माण अंडाशय भित्ति तथा कवक तंतु मिलकर करते हैं। अंडाशय भित्ति तथा कवक तंतु मिलकर करते हैं। अगले से लिखिए रोगी बाली की
स्पाइकिकाई और रोगी बाली की स्पाइकिकाई। निचले भाग से परस्पर जुड़ जाती है, परस्पर जुड़ जाती है, जबकि ऊपरी भाग की स्पाइकिकाई, जबकि ऊपरी भाग की स्पाइकिकाई स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र रहती है। पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के विभिन्न भाग कंड बीजाणुओं में बदल जाते हैं, कंड बीजाणुओं में बदल जाते हैं, कंड बीजाणुओं में बदल जाते हैं। तथा झिल्ली से ढके होने के कारण, झिल्ली से ढके होने के कारण, झिल्ली से ढके होने के कारण इनकी आकृति भी जौ के दाने के समान दिखाई देती है, इनकी आकृति भी जौ के दानों के समान दिखाई देती है। जौ के दानों के समान दिखाई देती है। थ्रेसिंग के दौरान, क्या होता है ये थ्रेसिंग, क्या होता है भाई? अलियाने के दौरान, अलियाने के दौरान थ्रेसर क्या होता है? बीजों को अलग करता है उससे से बाहर। अच्छा, अलग करता है क्या? तेरे पास तो एग्रीकल्चर है, तू तो अलग करवा देगी। थ्रेसिंग तो वही। हाँ तो ये बोल रहा हूँ, तू तो अलग करवा देगी। ये यशोदा जानती है थ्रेसर क्या? जानती है ना? थ्रेसिंग के दौरान क्या होता है, भूसे से बीजों को अलग किया जाता है ना, तो वो बीज आपस में टकराते हैं। उस दौरान जो सोर्स बीज होते हैं, जिनके अंदर कंड बीजाणु भरे होते हैं, वो फट जाते हैं, और फटने के पश्चात उसके आसपास जो स्वस्थ बीज होते हैं उन पर वो कंड बीजाणु चिपक जाते हैं। तो रोगी जो बीज होते हैं उनसे निकले कंड बीजाणु स्वस्थ बीजों को क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं। थ्रेसिंग के दौरान सोरस दाने दाब पाकर फट जाते हैं, दाब पाकर फट जाते हैं, फट जाते हैं तथा इनसे निकले कंड बीजाणु, इनसे निकले कंड बीजाणु, इनसे निकले कंड बीजाणु जो के स्वस्थ दानों की खुरदरी सतह से, जो के स्वस्थ दानों की खुरदरी सतह से चिपक जाते, चिपक जाते, चिपक जाते हैं। लिखिए रोगजनक। तो देखिए सामान्य लक्षण कैसे दिखाई देगा? अपने जो बाली होती है वो बाली काले रंग के चूर्ण के रूप में दानों से भरी हुई अपने को दिखाई देगी। ये रोग के लक्षण सामान्य रूप से बाली के अंदर प्रकट हो जाती हैं कंड बीजाणुओं के रूप में, ठीक है। और रोगजनक अस्टिलेगो हॉर्डियाई, अस्टिलेगो हॉर्डियाई, अस्टिलेगो हॉर्डियाई। फिर इसका वर्गीकरण किंगडम है इसका माइसिटी, माइसिटी वर्गीकरण है रोगजनक का किंगडम माइसिटी। प्रभाग एमेस्टिको माइकोटा, प्रभाग है एमेस्टिको माइकोटा।
ऊपर भाग है बेसिडियो माइकोटिना, ऊपर भाग बेसिडियो माइकोटिना, माइकोटिना, और इसका संवर्ग क्लास है इसकी बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज गण आ जाएगा ऑस्ट्रेलेजिनेलेज। ऑस्ट्रेलेजिनेलिज कुल है इसका ऑस्ट्रेलेजिनेसी। ऑस्ट्रेलेजिनेसी वंश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को और जाति कौन सी हो जाएगी? हॉर्डियाई। ठीक है, वंश से ऑस्ट्रेलिया को और जाति हो जाएगी हॉर्डियाई, हॉर्डियाई। यह विकल्पी मृत जीवी कवक होता है जिसके कंड बीजाणु, जिसके कंड बीजाणु चिकनी सतह वाले, कंड बीजाणु चिकनी सतह वाले भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, जो रोगी दाने के फटने से, जो रोगी दाने के फटने से स्वस्थ अनाज की खुरदरी सतह के साथ, स्वस्थ अनाज की खुरदरी सतह के साथ चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं तथा बीज अंकुरण के साथ, बीज अंकुरण के साथ, बीज अंकुरण के साथ अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। प्रारंभ में ये द्विकेंद्रकीय होते हैं, सेम कहानी है पीछे वाले की। प्रारंभ में ये द्विकेंद्रकीय होते हैं, बाद में दोनों केंद्रक क्या कर लेंगे? संलयन कर लेंगे। द्विकेंद्रकीय होते हैं परंतु परिपक्व होने के दौरान, परंतु परिपक्व होने के दौरान दोनों केंद्रक के संलयन करके, दोनों केंद्रक संलयन करके, दोनों केंद्रक संलयन करके द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं, द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं। नम्न बीज की सतह पर, नम्न बीज की सतह पर इनका अंकुरण होने से, अंकुरण होने से जनन नलिका निकलती है, जनन नलिका निकलती है जिसे प्रोमाइसीलियम, जिसे प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम कहते हैं।
बेसिडियम कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन कर्ड सबमिट आपका हो गया नहीं क्या? नहीं हुआ? फिर कौन सा करूँ? आज कौन सा करवाया था दूसरे? अमरावत। हाँ, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेम कहानी अभी, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित केंद्रक बनते हैं। अब तीन पट बनने से चार कोशिकाएं बन जाती हैं। चार कोशिकाएं बन जाती हैं जिनके द्वारा बेसिडियम बीजाणु बन जाता है। बेसिडियम बीजाणु बन जाता है जिनके दो प्रभेद होते हैं। आधे प्लस प्रभेद वाले तथा आधे माइनस प्रभेद वाले। आधे प्लस प्रभेद वाले तथा आधे माइनस प्रभेद वाले। सेम कहानी होगी। अब क्या होगी? इनके द्वारा जनन नलिकाएं निकलेगी और दोनों जनन नलिकाएं क्या करेगी? आपस में मिल जाएगी और दोनों जनन नलिकाओं के आपस में मिलने से संरचना पुनः क्या हो जाएगी? द्विकेंद्रकीय। और ये संरचना कहाँ बन रही है? वर्तिकाग्र पर। फिर ये वर्तिका में से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? बीजांड के अंदर। तो लिखिए, प्रत्येक बेसिडियम बीजाणु या बीजाणुक से जनन नलिका निकलती है। विपरीत विभेद की जनन नलिकाएं संलयन करते हुए द्विकेंद्रकीय कवक तंतु बना देती है। जो अंकुरित बीज के भ्रूणागर चोल में से प्रवेश करता है तथा नवोद्भिद की वृद्धि के साथ साथ
पूरे पादप शरीर में फैल जाता है, पूरे पादप शरीर में फैल जाता है। अब कवक तंतुओं की अंडाशय में पहुंचने से कवक जाल पट्ट युक्त होने लगता है, कवक जाल पट्ट युक्त होने लगता है तथा कवक तंतुओं के खंड गोल व मोटी भित्ति वाले, कवक तंतुओं के खंड गोल व मोटी भित्ति वाले हो जाते हैं, जिससे द्विकेंद्र की कंड बीजाणु बनते हैं, जिससे द्विकेंद्र की कंड बीजाणु बनते हैं, जो झिल्ली से ढके रहते हैं, जो झिल्ली से ढके रहते हैं। यह भाग कंड सोर्स कहलाता है, यह भाग कंड सोर्स कहलाता है, कंड सोर्स कहलाता है, कंड सोर्स कहलाता है। सेम सी कहानी है भी दोनों की ना। कवक तंतु निकलेंगे और प्लस और माइनस विभेद वाले कवक तंतु एक एक केंद्र वाले होते हैं, दोनों आपस में मिलकर द्विकेंद्र की संरचना बना लेंगे। अब कवक तंतु पट्टयुक्त हो जाएंगे और कोई भी कवक तंतु का खंड फूलकर मोटा हो जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंड बीजाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंड बीजाणु एक पतली झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंड बीजाणुओं की झिल्ली का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय की भित्ति के द्वारा या फिर इन कवक तंतुओं के द्वारा। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, झिल्ली बना देते हैं। तो ढके रहने के कारण इसे हम क्या कर देंगे, आवृत कंड के नाम से जानते हैं। फिर हेडिंग डालिए डिजीज साइकिल, रोग चक्कर, रोग चक्कर, रोग चक्कर। अब ध्यान दो भी, अनावर्त कंड वाला जो था वो अंतः बीजोड़ था ना, बीज के अंदर भ्रूण के अंदर प्रेजेंट था। ये कहाँ प्रेजेंट है, कवक तंतु कहाँ प्रेजेंट है, हमने कहाँ चर्चा की, खुरदरी सतह पर बोला है ना, मैंने सतह पर बोला है, इसका मतलब सतह पर बीज के बाहर है या फिर अंदर है, बाहर है। तो इसे हम क्या कह देंगे, बाह्य बीजोड़ के नाम से जान देंगे। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखिए यह रोग चक्कर, रोग चक्कर में लिखिए यह बाह्य बीजोड़ रोग है, बाह्य बीजोड़ रोग है, यह बाह्य बीजोड़ रोग है जिसमें कंड बीजाणु, जिसमें कंड बीजाणु जिसमें कंड बीजाणु बीजों की खुरदरी सतह पर, बीजों की खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। जब इन दूषित बीजों को, जब इन संदूषित बीजों को बोया जाता है, जब इन संदूषित बीजों को बोया जाता है तो बीज अंकुरण के साथ साथ, तो बीज अंकुरण के साथ साथ इनकी सतह पर चिपके कंड बीजाणु भी अंकुरण करते हैं, अंकुरण करते हैं। जिससे जिससे बीजाणुक बनते हैं, बीजाणुक बनते हैं।
जो द्विकेंद्रकी भवन, जो द्विकेंद्रकी भवन क्रिया के बाद, क्या होता है द्विकेंद्रकी भवन? वही है ना, पहले एक एक केंद्र का है, फिर दो दो केंद्र का आपस में मिल गया ना, उस घटना को कहते हैं। जो द्विकेंद्रकी भवन क्रिया के बाद परपोषी के प्राथमिक पर्रोय में संक्रमण कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं तथा पादप वृद्धि के साथ साथ कवक जाल की भी वृद्धि होती है, कवक जाल की भी वृद्धि होती है। कवक जाल की भी वृद्धि होती है। फिर लिखिए, पादप में पुष्पन के समय, पादप में पुष्पन के समय कवक तंतुओं के खंड कंड बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। कंड बीजाणुओं का निर्माण करते हैं तथा अंडाशय सोर्स में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय सोर्स में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय सोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह सोर्स झिल्ली द्वारा ढका रहता है। यह सोर्स झिल्ली द्वारा ढका रहता है तथा इन कंड बीजाणुओं का वायु के साथ प्रकीर्णन नहीं होता। वायु के साथ प्रकीर्णन नहीं होता। यदि रोगी बालियों को स्वस्थ बालियों के साथ कटाई करके थ्रेसिंग की जाती है तो स्वस्थ दानों की खुरदरी सतह पर कंड बीजाणु चिपक जाते हैं।
कंड बीजाणु चिपक जाते हैं। जो बीजों की ऊपरी सतह पर जो बीजों की ऊपरी सतह पर लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं। लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं। तो ये हो गया इसका डिजीज साइकिल। ध्यान रखना, संदूषित बीज होता है, इस संदूषित बीज की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर कंड बीजाणु होते हैं। ऊपरी सतह पर कंड बीजाणु। अब ऐसे बीजों को जब बोया जाता है तो बोने के पश्चात बीज अंकुरण करते हैं, तो ये कंड बीजाणु भी क्या करते हैं? अंकुरण करते हैं। बीज तो क्या बना देंगे? नवोद्भिद बना देंगे। और कंड बीजाणु, ये कंड बीजाणु को बना देंगे, और ये कंड बीजाणु को किसमें प्रवेश कर जाएगा? नवोद्भिद के अंदर। नया जो प्लांट बना है ना, उसके अंदर अब प्रवेश कर जाएगा। अब आगे की वृद्धि और विकास जो होगा वो प्लांट के अंदर होगा, और लास्ट में ये दोबारा से किसका निर्माण करेंगे? सोर्स बनाएंगे। अब ये सोर्स फटने के पश्चात जो कंड बीजाणु मुक्त होंगे, ये जो आसपास के स्वस्थ बीज है उनकी ऊपरी सतह पर दोबारा आ जाएंगे, फिर दोबारा ये क्रिया होगी। तो ये इस प्रकार से डिजीज साइकिल जारी रहता है। स्पेस छोड़ दीजिए और फिर रोग नियंत्रण लिख लीजिए। डिजीज साइकिल बनाने के लिए स्पेस जो है वो छोड़ दीजिए, बाद में बना लेना, और हेडिंग डालिए रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। पहला उपाय लिखिए, रोगी पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। रोगी पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। अगला उपाय लिखिए, प्रमाणित व स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित व स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, सोलर ट्रीटमेंट, सौर उपचार द्वारा बीजों को उपचारित करना चाहिए। सोलर उपचार द्वारा बीजों को उपचारित करना चाहिए। वही पुराने वाली विधि है, पिछले में हमने किया था ना, वही बेहतर है। सोलर उपचार द्वारा बीजों को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करना चाहिए। फिर लिखिए, एग्रोसान GN, सेरेसान गंधक आदि कवकनाशियों द्वारा बीजोपचार करना चाहिए। कवकनाशियों द्वारा बीजोपचार करना चाहिए। और लास्ट लिखिए, K12, K18, C84, CN294 CN294 आदि रोग प्रतिरोधी विधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा डिजीज? जौ का आवृत कंड। अगले से लिखिए, गेहूं के अनावृत कंड व जौ के आवृत कंड में अंतर। गेहूं के अनावृत कंड व जौ के आवृत कंड में डिफरेंस। कई बार पूछ लेता है, ये गेहूं के अनावृत कंड में और जौ के आवृत कंड में क्या अंतर है? गेहूं के अनावृत कंड और जौ के आवृत कंड में अंतर क्या अंतर है? लूज समट और कवर्ड समट में। हाँ, एक अंतः बिजोड़ है और दूसरा बाह्य बिजोड़ है। फिर
गेहूं के अनावृत कंड में प्रारंभ में ही पतली झिल्ली होती है, जबकि आवृत कंड के अंदर लंबे समय तक ये झिल्ली बनी रहती है। और कंड युक्त बालियां जो होती है अनावृत कंड में स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ पहले निकल जाती है, जबकि यहाँ स्वस्थ बालियों के साथ ही निकलती है। और पर्णाक्षद लंबे समय तक गेहूं के अनावृत कंड में रहता है, जबकि आवृत कंड में नहीं रहता। ग्रुप के अंदर आपको इंडेक्स भेज दी जाएगी और नोट डाउन कर लेना, 4-5 लाइनें, ठीक है। अब आप डिजीज साइकिल बना लीजिएगा, ठीक है।